नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 8 का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें विशेषकर कोई प्रश्न बनता भी नहीं है और कभी दुर्लभतम जो एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें ही यहाँ से प्रश्न आता है। वैसे यहाँ से कोई प्रश्न सामान्यतः बनता भी नहीं है, लेकिन नोट्स 12th क्लास में बोर्ड पैटर्न पर अगर हम पढ़ते हैं ना तो नोट्स टाइप में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम अच्छे से लेते हैं, ठीक है ना। साथ में हम एक चीज़ यहाँ पे और जो है उसको भी देख लें कि जो नोट्स जब बनाते हैं तो चैप्टर का कोई भाग हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें ये लिखना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम देख लें, आपके सामने दिखाई दे रहा है खनन व्यवसाय। खनन व्यवसाय देखिए बहुत ही सामान्य सा प्रकार का टॉपिक है। पृथ्वी की सतह के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के उत्खनन। पृथ्वी की सतह के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के उत्खनन प्रक्रिया को ही खनन कहते हैं। उत्खनन प्रक्रिया को ही खनन कहते हैं। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको जब हम किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से जब उनको खोद करके निकाल लेते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ना उसे हम खनन कहते हैं। पहली विशेषता हो गई ना। दूसरी चीज़, खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। प्रत्येक जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तीसरी विशेषता क्या है इनकी, समस्त खनिजों को उद्योगों व व्यापार जगत की धुरी माना जाता है। समस्त जो खनिज होते हैं उनको उद्योगों व विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनका तथा व्यापार जगत की धुरी माना जाता है। मतलब सभी प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो खनिजों के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ठीक है ना। प्राचीन समय में विभिन्न खनिजों के द्वारा औजार व बर्तन बनाए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिजों का उद्योगों में उपयोग बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले तो आपको क्या करना है, दो कारक ध्यान रखना है। भौतिक दशाएं मतलब भौतिक कारक हो गए और मानवीय कारक हो गए। तो मुख्यतः खनन कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो हम देख लेते हैं भौतिक कारकों को देख लेते हैं। पहले भौतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति। एक तो देखिए भौतिक कारकों के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, श्रेणी कौन सी श्रेणी का है, उत्तम श्रेणी का है या घटिया श्रेणी का है, प्रकार, उपलब्धता एवं बाजार क्षेत्रों से समीपता आदि प्रमुख हैं, ठीक है ना। अब साथ में ही यहाँ पे भौतिक दशाओं के साथ में हम मानवीय दशाओं को भी देख लेते हैं। मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिजों की मांग होगी तभी तो हम खनिज पदार्थों को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालेंगे ना। परिवहन सुविधा, पूंजी, श्रम व तकनीकी विकास तथा सरकारी नीतियाँ आदि प्रमुख हैं, मानवीय कारक हैं ये, ठीक है। खनिजों की विशेषताएं देख लेते हैं। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। ये भी एक कॉमन सा प्रकार का क्वेश्चन है। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, खनिजों का असमान वितरण पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनका जो वितरण होता है वो एक समान नहीं होता है। कहीं पे किस खनिज की मात्रा अधिक होती है तो कहीं पे जो अन्यत्र क्षेत्र है उस पे अलग प्रकार के खनिज की बहुलता होती है, ठीक है ना। तो खनिजों का जो वितरण होता है वो असमान रूप से पाया जाता है। अधिकांश खनिज सीमित व अनव्यकरणीय, सीमित मात्रा में होते हैं, अनव्यकरणीय होते हैं। अनव्यकरणीय मतलब समाप्य होते हैं, प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। खनिजों के सर्वेक्षण व उत्खनन कार्य के लिए, अब देखिए
समस्त प्रकार के आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है, लेकिन वहाँ पे जो बौद्धिक क्षमता है वहाँ के मानव की जो बौद्धिक क्षमता है वो क्षीण है, वो कम है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही मेजर कारक माना जाता है। अब देखिए खनिजों के सर्वेक्षण, एक तो खनिजों का जो सर्वेक्षण कार्य है उसके लिए एक उत्खनन कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अब अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश जो देश हैं वो गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। श्रम व विकसित विधियों की आवश्यकता होती है और बौद्धिक विकास भी अफ्रीका महाद्वीप के लोगों का इतना हो नहीं पाया है कि प्राकृतिक खनिजों की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप धनी है, लेकिन वहाँ के लोग क्या हैं, गरीब हैं। वहाँ के लोग क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है ना। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ये मेजर बात क्या है कि कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। अभी हमने बात की है ना, संपूर्ण पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के खनिज जो पाए जाते हैं वो असमान वितरण के रूप में पाए जाते हैं, असमान वितरण के रूप में पाए जाते हैं। कोई देश किसी अलग प्रकार की खनिज जो संपदा है उसमें धनी है, तो कोई अलग देश अलग प्रकार के खनिजों में बहुलता रखता है, ठीक है ना। तो कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। अगली जो विशेषता है उसकी हम बात कर लें। अगली विशेषता जो है उसकी हम बात कर लें। समस्त खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार व मांग पर आधारित होता है। समस्त खनिजों का उत्खनन उपयोग और बाजार व मांग पर आधारित होता है। समस्त खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार व मांग पर आधारित होता है। विस्तृत बाजार की उपलब्धता होगी और उस बाजार में मांग अधिक होगी, तभी तो खनिजों का उत्खनन किया जाएगा ना। अब देखिए खनिजों का वितरण जो है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर समस्त पृथ्वी की सतह पर वर्तमान समय तक 1600 खनिजों को ज्ञात किया जा चुका है। ज्ञात श्रेणी में या यूँ कहें मानव को कितने खनिजों का ज्ञान हो गया है, वर्तमान समय तक 1600 खनिजों का ज्ञान हो गया है, जिनमें से 200 खनिज औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं 200 खनिज। इन 200 खनिजों में से भी 80 खनिज जो हैं, 80 जो खनिज हैं वो खनिज आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समस्त खनिजों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। समस्त खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। खनिजों का वर्गीकरण देखिए, एक तो धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं, एक ऊर्जा खनिज होते हैं। सबसे पहले तो हम धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ऊर्जा खनिज क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए धात्विक जो खनिज होते हैं उनमें धातु का अंश होता है, ठीक है ना, धातु का अंश होता है, जबकि जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु का अंश नहीं होता है, ठीक है ना। साथ में ही जो ऊर्जा खनिज होते हैं, ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब धात्विक खनिजों को लेकर के बात कर ले। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लोहे खनिज और अलोहे खनिज। अलोहे धातु और लोहे धातु, लोहे धातु अलोहे धातु। लोहे धातु में लोहांश की मात्रा पाई जाती है, लोहे के अंश पाए जाते हैं, जबकि अलोहे धातु में धातु तो होती हैं लेकिन लोहा नहीं होता। अलोहे धातु में लोहा नहीं होता है, ठीक है ना। तो धातु के अंतर्गत धात्विक खनिजों में हम देखें तो लोहे धातु में एक तो कोबाल्ट आता है जिसमें लोहा की मात्रा होती है, एक निकिल होता है, एक मैग्नीज होता है, एक लोहा होता है, ठीक है ना। इन सब में लोहांश की मात्रा होती है, जबकि अलोहे धातुओं में लोहा नहीं होता है। यहाँ पे सोना है, चांदी है, तांबा है, शीशा है, एल्यूमिनियम है, इन सब में लोहे की मात्रा नहीं है। ये सब धातु तो हैं लेकिन इनमें लोहे की मात्रा नहीं है, तो अलोहे धातु हो गई ना। अधात्विक खनिज देखिए, अधात्विक खनिजों में ये भी 3 प्रकार के हैं, रासायनिक खनिज हो गए, इमारती खनिज हो गए और रत्न खनिज हो गए, ठीक है ना। रासायनिक खनिज, इमारती खनिज और रत्न खनिज। रासायनिक खनिजों में
जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना, जल में घुलने के बाद में पुनः उनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे खनिज रासायनिक खनिज कहलाते हैं, जैसे नमक है, अभ्रक है, जिप्सम है, ठीक है ना। इमारती खनिजों में चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ठीक है। और रत्न खनिजों में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ठीक है ना। सोना, चांदी, प्लेटिनम जो अति महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, बहुमूल्य धातुएं होती हैं, वो रत्न खनिजों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा खनिजों में कोयला है, प्राकृतिक तेल है, प्राकृतिक गैस है। मतलब कोयला हो गया, प्राकृतिक तेल में किसको कंसिडर करेंगे अपन, पेट्रोलियम को करेंगे, ठीक है ना। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है। खनिजों का वितरण देखिए, खनिजों का वितरण जो है उसको लेकर के हम बात कर लें। खनिजों का वितरण पृथ्वी की सतह पर असमान रूप से पाया जाता है। अभी हमने बात की है ना कि जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर जो समस्त प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनका वितरण असमान रूप से पाया जाता है। कहीं कहीं पर अलग प्रकार की धातुएं जो होती हैं उनकी बहुलता होती है, तो कहीं कहीं पर उन धातुओं की बहुलता बिल्कुल भी नहीं होती है, न के बराबर होती हैं वो धातुएं, ठीक है ना। समस्त खनिजों का संबंध 3 प्रकार के चट्टानों से माना जाता है। 3 प्रकार की चट्टानों से माना जाता है सभी प्रकार की जो खनिज जो संपदा होती है उसका, ठीक है ना। सबसे पहले आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा व मैग्नीज जैसे खनिजों की बहुलता पाई जाती है, जैसे खनिजों की बहुलता पाई जाती है। अवसादी या परतदार जो चट्टानें होती हैं, अवसादी या परतदार चट्टानें इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अवसाद से ये निर्मित होती हैं, ठीक है ना, और इनमें परतें पाई जाती हैं। अवसादी या परतदार जो चट्टानें होती हैं इनमें परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में कोयला है, प्राकृतिक तेल है व गैस पाई जाती है, ठीक है ना, प्राकृतिक तेल व गैस पाई जाती है, ठीक है। साथ में ही कायांतरी चट्टानों की अगर हम बात करें, कायांतरी चट्टानों का हम रूपांतरी चट्टानें भी कहते हैं। 11वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर को, चट्टानों वाले चैप्टर को। इन चट्टानों में ग्रेफाइट है, हीरा है, संगमरमर है जैसे खनिज पाए जाते हैं। कायांतरी चट्टानों में मतलब ये अपना रूप परिवर्तित करने वाली चट्टानें होती हैं। ग्रेफाइट है, हीरा व संगमरमर जैसे खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान समय में विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका खनिजों के खनन, प्रसंस्करण, शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के द्वारा जैसे भारत, ठीक है ना, देशों के द्वारा खनिजों का खनन सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो तो खनिजों के उत्खनन से पीछे हट रहे हैं, जबकि जो विकासशील जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो खनिजों के उत्खनन में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, अग्रणीय हैं। ऐसा क्यों है, जिसका मुख्य कारण मानवीय श्रम की उपलब्धता है। विकासशील देशों में मानवीय श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि विकसित जो देश होते हैं उनमें उच्च बौद्धिक संपदा वाले मानव पाए जाते हैं, तो वे इस खनन कार्य में अपनी रुचि नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है ना। विश्व में खनिजों का उत्पादन क्रमश है। देखिए विश्व में खनिजों का उत्पादन क्रमश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, 34.10% खनिजों का उत्खनन करता है। रूस व इंग्लैंड का समान है, 10.50 दोनों का समान है, 10.50% के साथ हम प्रथम व द्वितीय स्थान रखते हैं। मतलब प्रथम स्थान तो किसका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है ना, और रूस व इंग्लैंड दोनों का ही द्वितीय स्थान है, ठीक है ना, तो दोनों ही द्वितीय स्थान पर रहेंगे। अब देखिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस लेसन के, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कनाडा के टुंड्रा व टैगा क्षेत्रों में कौन सी जनजाति के द्वारा आखेट किया जाता है। कनाडा के टुंड्रा व टैगा क्षेत्रों में कौन सी जनजाति के द्वारा आखेट किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व में खाद्य संग्रहण लिखा हुआ है, विश्व में खाद्य संग्रहण के प्रमुख 2 क्षेत्र बताइए, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, विश्व में मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। चौथा प्रश्न देखिए, पशुपालन के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, चलवासी व व्यापारिक पशुचारण में कोई 4 अंतर बताइए।
एक तो तीसरा प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट हो गया। एक पांचवा प्रश्न, चलवासी व व्यापारिक पशुचारण में कोई 4 अंतर बताइए। छठवां प्रश्न देखिए, चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। सातवां प्रश्न देखिए, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है ना। आगे जो प्रश्न है उसकी हम बात करें। जीवन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। चावल, इस प्रधान को यहाँ पे काट देंगे हम, ठीक है ना। चावल व गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि में अंतर बताइए, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे बागाती कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं, हमने बात की है ना। ट्रक कृषि और ट्रक फार्मिंग और डेयरी कृषि में क्या अंतर है, बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया हुआ है। तो ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कंसिडर कर लें इसको, ठीक है। लकड़ी व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक व प्रमुख क्षेत्र बताइए। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक व प्रमुख क्षेत्र नहीं है, सॉरी, यहाँ पे विशेषताएं बतानी है, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक व प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। अब आज ये लेसन कंप्लीट हो गया और कल हम यूनिट नंबर 9 का प्रथम जो पार्ट होगा उसका अध्ययन करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 9वां लेसन कंप्लीट होते ही हम फिर एक इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का जो संग्रह होगा 20 प्रश्नों का, 3 लेसन मतलब 7, 8 और 9, इन 3 लेसनों से हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में हम जो जिस प्रकार से हमारा जो प्रारूप मैंने आपको बता दिया था उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे आगे की क्लासों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।